मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज आप लोग थर्ड टर्म तीसरे एग्जाम की तैयारी के लिए अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस बात को ध्यान दें कि जो भी इसमें काम कराया जा रहा है वो आप अपनी नोटबुक पर उतारते रहे, क्योंकि स्कूल खुलेगा तो ये आपकी नोटबुक चेक होगी। अगर नहीं अभी खुलता है 15 दिन के अंदर तो मैं आपकी कॉपियों को यहां पर मंगाऊंगा और कॉपियां चेक करूंगा, क्योंकि आप लोग कॉपी नहीं बनाते हैं। जब कॉपी नहीं बनाते हैं तो पढ़ाई क्या करते हैं? तो इसलिए एग्जाम भी नहीं देते हैं। एग्जाम देते हैं तो मोबाइल पे यानी आंसर को इधर उधर देखते फिरते, फिर कहते ये नहीं आया वो नहीं आया। तो इसलिए कॉपी भी साथ साथ बननी है और कॉपी चेक होगी। और स्कूल खुलने पर क्या होगा कि आप पिछड़ जाएंगे अगर कॉपी नहीं बनी है तो। हम तो जहां से खत्म किया वहीं से शुरू करेंगे, इसलिए आप अपनी स्वयं कॉपी भी तैयार करिएगा। आज हम हिंदी सेकंड पढ़ रहे हैं। हिंदी सेकंड में 11वां लेसन है वाक्य, यानी इसको हम सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में। सेंटेंस के नाम से आप समझ गए होंगे कि वाक्य क्या है। वाक्य में एक विशेष चीज ध्यान में रखनी होती है। वाक्य जब भी पूरा हुआ जब इसमें कोई क्रिया लगी होगी, ये आप ध्यान करना है। तो शब्दों का वो है क्रमबद्ध समूह, शब्दों का वो है क्रमबद्ध समूह जिसका पूर्णतः कोई अर्थ जरूर निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। या वैसे कह सकते हैं जो शब्द है यानी शब्द दिए गए हैं, हमको वाक्य दिया गया है और उसका उल्टा सीधा बना हुआ है, उसको हम क्रमबद्ध तरीके से लगाएं। सबसे पहले हम कर्ता लगाएं, काम करने वाला, फिर उसका कर्म लगाएं, फिर उसकी क्रिया लगाएं, तो ये वाक्य पूरा बनेगा। तो इसमें दिया भी है आपकी किताबों में कि शब्दों का वो है क्रमबद्ध समूह जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट होता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है। अब मोर रहा नाच है तो इसको शुद्ध करके लिखिए, तो मोर नाच रहा है, इसका शब्द हो गया। मोर कर्ता हो गया, नाचना उसका कर्म हो गया और रहा नहीं रही उसकी क्रिया हुई। तो ऐसे शब्द जब हमारे क्रमबद्ध समूह में लग जाते हैं तो वाक्य बन जाते हैं। अब इसके दो भेद होते हैं, यानी दो अंग हैं, भेद नहीं दो अंग हैं। पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहां पर सब्जेक्ट को उद्देश्य कहा गया है और प्रेडिकेट को विधेय कहा गया है। अब उद्देश्य क्या है? अब बिना उद्देश्य के कोई वाक्य नहीं बन सकता। अब जैसे हम सेंटेंस कर रहे हैं नाच रहा है, अब कौन नाच रहा है? तो सब्जेक्ट है ही नहीं ना, उसका उद्देश्य नहीं है। अब हम कहते हैं मोर, अब मोर क्या कर रहा है? अब मोर तो हमने बोल दिया, उद्देश्य तो बोल दिया, लेकिन उसका हमने विधेय नहीं बोला। तो ऐसे शब्द जब आ जाते हैं तो इनकम्प्लीट भूले जाते हैं। अब उद्देश्य के बारे में देखते हैं। उद्देश्य है क्या? सब्जेक्ट है क्या? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। अब उद्देश्य होता क्या है? तो उद्देश्य वाक्य में कर्ता ही होता है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो करता ही रहेगा, काम करने वाला व्यक्ति। अब हम दूसरे इसमें आए इंग्लिश में, इसको हमने सब्जेक्ट बोला था, तो सब्जेक्ट ही नाउन होता है,
इंग्लिश में हम लोग नाउन और प्रोनाउन पढ़ते हैं, तो यहां पर हम कर्ता के रूप में जानते हैं। अब दूसरा आ गया विधेय किसे कहते हैं। अब विधेय भी देखो, वाक्य के उद्देश्य के विषय में, यानी कि जो विधेय है वो इस उद्देश्य के विषय में, यानी कि हमारा जो पाठ बचा है वो कर्ता के लिए ही है। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ओके, अब ये क्लियर स्थिति हुई कि हमारा उद्देश्य क्या था, विधेय क्या था। अब जैसे मोर नाच रहा है तो मोर हमारा उद्देश्य हो गया और नाच रहा है विधेय हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो वाक्य के भेद। अब वाक्य भेद तो हमारे पास दो प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। या अपनी किताबों में भी पढ़ेंगे, और किताब जरूर रखा करो पढ़ने के लिए, किताब पढ़ा करो तब उसके बाद समझो। अब इसमें 8 प्रकार के दिए हैं, हमने भी 6 प्रकार के बोले, तो मीन्स ये 2 और बढ़ा दिए उन्होंने। 2 कौन से बढ़ाए ये हम आपको बता देंगे। विधानवाचक वाक्य पहला दिया है, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, एक ये बढ़ाया है आज्ञा सूचक यानी आज्ञावाचक वाक्य। ये बढ़ाया गया है सेंटेंस। पहले ये 6 थे, अब ये 8 हो गए। आज्ञा का मतलब जैसे किसी की हम आज्ञा लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जो आप लोगों ने पढ़े होंगे इंग्लिश में, पहले तो आपने पढ़ा हुआ असर्टिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, फिर इंपरेटिव सेंटेंस। अब इच्छावाचक आ गया, नया एक और आ गया, इच्छा जहां प्रकट होती है। 6वां है संकेतवाचक, 7वां है संदेहवाचक और 8वां है विस्मयादिबोधक। तो हमारे 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। ये जो अर्थ है तो ये अर्थ 8 प्रकार के रूपों में प्रकट किया जाएगा। अब जैसे विधानवाचक वाक्य हो गया, हमने कह दिया विधानवाचक वाक्य, तो इन वाक्यों में किसी व्यक्ति यानी जो व्यक्ति होगा या वस्तु होगी या उसकी स्थिति के बारे में बताया जाएगा, वह विधानवाचक कहलाता। जैसे बच्चा हंस रहा है तो बच्चा क्या कर रहा है तो उसके बारे में बताया गया, हंस रहा है। यानी राम ने कविता सुनाई, राम ने क्या किया, कविता को सुनाया। तो ये ऐसे वाक्य हमारे विधानवाचक वाक्य में बन जाते हैं, यानी सिंपल साधारण वाक्य, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल असर्टिव सेंटेंस। अब आता है निषेधात्मक। अब निषेधात्मक में क्या होता है, नहीं का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में क्रिया के न रुकने का पता चलता है। जब क्रिया नहीं रुक रही है तो वह हमें वाक्य पता चल गया कि इसमें नहीं रुक रही है, तो नहीं का प्रयोग हो रहा है। नहीं के स्थान पर एक और शब्द लगाया जाता है मत, मत का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, तो क्रिया नहीं होगी, मैं खेलने नहीं जा रहा हूं, तो मतलब इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है। तीसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब कोई भी आपसे प्रश्न करता है, यानी इन वाक्यों में प्रश्न पूछने की सूचना प्राप्त होती है। अब यहां पर 2 व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति छुपा होता है जो तुमसे क्वेश्चन करेगा और दूसरा आप होंगे, आप उसका जवाब देंगे। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो पूछने वाला छुप गया और क्या नाम है ये आपका प्रश्न है। आप कब आए, तो कब हमारा प्रश्न सूचक शब्द है। ये इंग्लिश में पढ़ी थी तुमने, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, व्हाट, हू, हाउ मेनी, विच, व्हिच,
तो ये ऐसे शब्द हमारे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। अब आता है चौथा आज्ञावाचक। आज्ञा अब किसी को प्रकट करनी है, इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें इंग्लिश में 3 होते थे, ऑर्डर, कमांड एंड रिक्वेस्ट। आदेश देना, आदेश बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को देगा, छोटा बड़े को नहीं देगा, या ध्यान रखना। रिक्वेस्ट जो करेगा वो छोटा करेगा, बड़ा नहीं करेगा। कभी कभार बड़ा कर सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट हमेशा छोटे को ही करनी पड़ती है। अब हमारे पास इसमें क्या है, जैसे कि इन वाक्यों में किसी को आज्ञा का आदेश दिया जाता है। अब जैसे दरवाजा बंद कर दो, तो अब कौन दरवाजा बंद कर दे? तो किसी से कहा गया है चुप बैठो, क्वाइट कहते हैं ना, तो चुप बैठो, तो मतलब हमारे सामने कुछ व्यक्ति हैं, उनको हम संबोधन कर रहे हैं। 5वां है इच्छावाचक। अब इच्छा क्या है? अब जैसे किसी को ब्लेस करना होता है, आशीर्वाद देना होता है, तो ये इच्छा में हो गया, शुभकामना देना है। तो ऐसे शब्द इच्छावाचक रूप में आते हैं। विश कहते हैं, विश करना। तो इन वाक्यों में वक्ता जो होता है या कर्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं या उसकी आशा का बोध कराता है, वह इच्छावाचक कहलाते हैं। जैसे आपके लिए नव वर्ष आपके लिए शुभ हो, यानी हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं, तो वही चीज आ गया, नव वर्ष आपके लिए शुभ हो, ये आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। 6वां आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है? इशारा देना। इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। एक क्रिया होती है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो मतलब फसल और वर्षा का रूप हो गया। इसमें 2 क्रिया, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। इसको हम संकेतवाचक के रूप में कहते हैं। अब संदेह उत्पन्न हो जाता है, जिस वाक्यों में हमारे किसी कार्य के न होने के कारण कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है। जैसे कोरोना के कारण आज आपका स्कूल अभी भी बंद है, तो ऐसा क्या रीजन आया? तो उसमें हमें कोई कारण जरूर होना चाहिए। विस्मयानुबोधक। अब विस्मयानुबोधक में इसमें हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का ज्ञान होता है, ये विस्मयानुबोधक कहलाते हैं। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका था, विस्मय। तो अब ये हमने आपको शॉर्ट रूप कराया। अब आप अपनी किताब को देखेंगे, किताब से आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब दूसरा आता है इसका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? साधारण, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो सरल वाक्य कहलाया। जैसे मैं निबंध लिख रहा हूं, तो मैं स्वयं हो गया, तो एक ही काम कर रहा हूं। संयुक्त क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक का रूप धारण करते हैं, जिसमें किंतु, परंतु, तो आदि ये शब्द लगाए जाते हैं। जैसे मोहन बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया, तो और लगा दिया, एंड लगा दिया, तो 2 व्यक्ति काम हो गए। मोहन बाजार गया था और पुस्तक खरीदी। तो मीन्स यहां पर जब हम 2 वाक्यों को लेते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब तीसरा आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान होता है, यानी कि एक सेंटेंस मुखिया होगा और दूसरा उस पर निर्भर होगा, वो उपवाक्य बन जाएगा। जैसे वह कमीज कहां है जो आपने कल खरीदी थी,
यानी वह कमीज कहां है, तो ये सेंटेंस अलग हो गया। और जो आपने कल खरीदी थी या जो जीतेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। तो ऐसे वाक्य हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो ये आपके इस पूरे लेसन में आपको मिलेगा और ये पढ़ना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा।